पूजनीय लेखनी, साहित्यकार, कलम जो है वो बहुत जोरदार चीज है, जैसे धारदार है। पूजनीय लेखनी, यदि तू भी समर्पित हो गई धर्म विशेष को, जाति विशेष को, वर्ण विशेष को, व्यक्ति विशेष को, तो फिर कौन संभालेगा इतने बड़े देश को। कुछ ईमानदारी लाइए, लेखनी में सत्यता लाइए, देश अपने आप संभलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। रातों रात बिना किसी से पूछे नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। रातों रात बैंक का करोड़ों रुपया अपने चहेतों की जेब में डाल देना और फिर उस कर्ज को माफ कर देना, बैंकों को खाली कर देना और उसको भरने के लिए लोगों की जेब में जीएसटी लगा देना। एक पूंजीपति, एक अरबपति जहाज खरीदता है उस पर जीएसटी 5% की लगती है, और यदि कोई आम पब्लिक स्कूटर खरीदता है उस पर जीएसटी 28% की लगती है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। जिस तरह से आइडियोलॉजी है कांग्रेस जिस पर काम कर रही है, जो सोच कांग्रेस की है वो तो पुरानी है, इसमें नयापन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज जो भी दिख रहा है नयापन, या नयापन आएगा जब नवयुवक आएंगे तो नयापन आएगा। जब नवयुवकों को हम आने नहीं देते और अपना वाद लगा करके अपनी बात पर चल रहे हैं, पार्टी कितनी नहीं हो, जब नवयुवक नहीं है पार्टी के अंदर, नई विचारधारा नहीं है, यंग विचारधारा नहीं है, जवान सोच नहीं है, तो विचार कैसे बदलेगा, वही रहेगा। देश के अंदर नफरत फैलाने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। उन्होंने देश का बंटवारा पहले भी किया, आज भी हिंदू मुस्लिम का नारा चल रहा है। मेरी बताइए देश को क्या करने, कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं ये कहते दो विचारधारा, एक विचारधारा कहती है हमारी संस्कृति, हमारी मौलिकता, परस्पर प्यार, भाईचारा। कहने लगा कि पहलवान जी गलती मेरी, इसे भाड़ में डालो और ऊपर से चाहे जितनी उतनी चीनी खा लो। पहलवान के सामने रख दी चीनी भरकर प्लेट और फांक गए महमूद जी और गए सड़क पर लेट। जो तानाशाही की बात की जा रही है तो बीजेपी चली जाती है इंदिरा गांधी पे। देखिए ऐसा है, तानाशाही इंदिरा गांधी में नहीं थी। इंदिरा रातों रात इमरजेंसी लगा देना, रातों रात इमरजेंसी, रातों रात नोटबंदी, मोदी क्यों लगी थी उसमें कारण देखने। तो ये भी कहते हैं कि हम नोटबंदी का कोई कारण है। देश का पैसा है, देश का खून पन्ना पानी का पैसा, राजा लोग पानी की तरह से बहा रहे थे अपने ऐशो आराम में। इंदिरा ने उन पर प्री पर्च लागू किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसका विरोध किया इन्होंने, तो इनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। उसने देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया, देश की जनता के हित में काम किया। सुप्रीम कोर्ट के जज को सुपरसीड करके दूसरे को जज बना दिया उन्होंने, अपने मनमानी। आज ऐसा हो रहा है क्या? इंदिरा जी ने जो कुछ भी किया आज ऐसा हो रहा है क्या? अरे आज उससे ज्यादा हो रहा है। पहले इमरजेंसी ओपन में थी, अब इमरजेंसी घोषित है, अप्रोच में घोषित है। मैं आपसे यही पूछता हूँ कि जीएसटी रातों रात नोटबंदी की गई, बिना पूछे ही सबकी जेब में जीएसटी लगा दी गई। केजरीवाल को जमानत दे दिया जज ने, केस देखा नहीं, केस देखूंगा नहीं, मैं अपने में से दे दूंगा, जमानत दे दिया, उनको हटाया गया। क्या तानाशाही की बात कर रहे हैं? मैं तानाशाही को स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं तो कर रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट को। हाँ। केजरीवाल तो चुना हुआ मेंबर है, आम पब्लिक का मेंबर, चुना हुआ प्रतिनिधि है और चीफ मिनिस्टर है। उसको बगैर किसी दोस्त कानून, किसी केवल आरोपों के आधार पर नहीं, जज ने जो दिया, जज ने जो फैसला दिया वो केस नहीं देखा, उनका मैं केस देखूंगा ही नहीं, मैं इनको अंतिम जमानत दे रहा हूँ। केस की मेरिट पे क्यों नहीं बात हुई? मैं आपकी बात तो नहीं चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल का जो आरोप लगा है, जो एविडेंस है, उसको नहीं देखा जज ने, कहा हम इसको देखेंगे नहीं जज, ये जो क्या है इसको बाद में देखेंगे, हम जमानत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातचीत करना ये हम लोगों की सीमा से बाहर, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जब कोई आरोप नहीं है तो इसको चुनाव, और उन्होंने कहा हमारे अधिकार में है अंतरिम जमानत देना, अधिकार में है, उन्होंने अंतरिम जमानत दे दी। वो समय क्या हालात थे, उनको सूट करते थे, सरकार ने कर दिया। इस समय क्या हालात है, वो सरकार कर रही है, अपना हिसाब से चल रही है, देश चल रहा है। मुद्दे नहीं है क्या कांग्रेस के पास? है जी, मुद्दे नहीं कांग्रेस के पास क्या? मुद्दे तो किसी के पास भी नहीं है, मुद्दे किसी के पास भी नहीं है, मुद्दे तो बन गए, मुद्दे की तो नींव डाली हमने,
हमने ये देखा है कि जिसकी नींव हमने डाली थी, मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा, वो ही नींव जो है पुख्ता होकर अब चल रही है। जो सार्वजनिक स्थान के बिकने का जो चलन, बिकने की जो आवाज, बेचने का शुरुआत जिन्होंने किया, आज वो रो रहे कि सरकार। मेहनत पर तुम करो भरोसा, मन में दृढ़ विश्वास करो। अरे सर के ऊपर पड़ी परीक्षा, फर्स्ट डिवीजन पास करो। थोड़ा सैर सपाटा छोड़ो, थोड़ा खाना कम कर दो। अरे इधर उधर बैठना भाइयों, बात बनाना कम कर दो। कांग्रेस के पास दिल्ली में कोई प्रत्याशी दूसरा नहीं था कन्हैया कुमार के अलावा। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, बाहर के हैं, यहाँ तो सब लोकल बेकार है। वामपंथी विचारधारा घुस गई कांग्रेस में क्या? वामपंथी विचारधारा इस देश में आई नहीं है। इस देश में जब वामपंथी विचारधारा आ जाएगी तो लोगों को रोटी मिलने लगेगी ठीक से, लोगों की रोटी पे दाल ऐड हो जाएगी। अभी कॉमरेडी विचारधारा कोई लाई नहीं गई, या तो पूंजीवाद की विचारधारा शुरू है, पार्टी चाहे कोई भी हो। देखियो ना, हमारे कोई दुश्मन है पार्टियां, ना कोई मित्र है। हम साहित्यकार के हिसाब से बता रहे हैं हर इंसान के लिए। मेहनत पर तुम करो भरोसा, मन में दृढ़ विश्वास करो। अरे सर के ऊपर पड़ी परीक्षा, फर्स्ट डिवीजन पास करो। थोड़ा सैर सपाटा छोड़ो, थोड़ा खाना कम कर दो। अरे इधर उधर बैठना भाइयों, बात बनाना कम कर दो। थोड़ा थोड़ा कष्ट उठा लो, फिर पीछे करना आराम। और मिल जाए जब तुम्हें सफलता, तब तुम कर लेना विश्राम। सम्मुख आए जब भी परीक्षा, सम्मुख आए जब भी परीक्षा, तुम उसका सत्कार करो। अरे अच्छे अंक प्राप्त कर अपने जीवन का उद्धार करो, अपने जीवन का उद्धार। जी बोलिए, आपका तो सम्मान। तानाशाही की बात मैं बता रहा हूँ कि रातों रात बगैर किसी से पूछे नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। रातों रात बैंक का करोड़ों रुपया अपने चहेतों की जेब में डाल देना और फिर उस कर्ज को माफ कर देना, बैंकों को खाली कर देना और उसको भरने के लिए लोगों की जेब में जीएसटी लगा देना। एक पूंजीपति, एक अरबपति जहाज खरीदता है, उस पर जीएसटी 5% की लगती है, और यदि कोई आम पब्लिक स्कूटर खरीदता है उस पर जीएसटी 28% की लगती है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। बीजेपी का आरोप है कि आप अडानी करते रहे 5 साल से, अडानी अंबानी महाराज जपते रहे, चुनाव आ गया तो आप भूल गए अडानी ये पूछता हूँ, अडानी है अंबानी है आए कहाँ थे? ये 10 साल के अंदर ही आए, उसके पहले इनका कहीं नामो निशान नहीं। आप क्यों भूल गए जब बोलना था तो? भाई इसलिए कि देश की सारी दौलत, सारी खजाना अडानी की जेब में चला गया। मोदी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भूल गए, अडानी अंबानी से पैसा आ गया क्या टेम्पू से? एक बात सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक का चुनावी चंदा 8.5 करोड़ बीजेपी के सबको मिला हो तो मिला। बीजेपी जो एक छोटे से राज्य में है उसको भी दूसरे नंबर पर आ गया वो। तो ये सब दुखती रख है क्या? लगा हमाम में नंगे हैं वो चंदा के मामले में। एक छोटा सा राज्य का मुख्यमंत्री टीएमसी वो दूसरे नंबर पर चंदा ले रहा है। देखिए बात ऐसी है, एक बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जिसके घर में कर्सी नहीं थी उनके बिटोड़े बन गए। मेरा सवाल ये है, आप लोग बहुत अनुभवी हो, आप लोग से बात करने में मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है ना कि आप लोग अनुभवी हो, बहुत दुनिया देखा आप लोगों ने। जिस तरह से आइडियोलॉजी है कांग्रेस जिस पर काम कर रही है, जो सोच कांग्रेस की है वो तो पुरानी है, इसमें नयापन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज जो भी दिख रहा है नयापन या नयापन आएगा, जब नवयुवक आएंगे तो नयापन आएगा। जब नवयुवकों को हम आने नहीं देते और अपना वाद लगा करके अपनी बात पर चल रहे हैं, पार्टी कितनी नहीं हो। जब नवयुवक नहीं है पार्टी के अंदर, नई विचारधारा नहीं है, यंग विचारधारा नहीं है, जवान सोच नहीं है, तो विचार कैसे बदलेगा? वही रहेगा। जब आप इमरजेंसी की बात करते हो, आप तानाशाही की बात करते हो, तब तो आपका कच्चा चिट्ठा सामने तब आपका कच्चा चिट्ठा सामने आता है, 75 आ जाता है आपके सामने, आता है ना 75। आपने कैसे जज को आप परसीड कर दिया, आप जज की बात करते हैं, तमाम उदाहरण आपके सामने पड़े। कुछ नया विचारधारा लाइए। हम कर ही नहीं सकते, नवयुवक करेगा। मैं कह रहा हूँ जो कह रहे हैं इस बात को कि भाई इसमें ऐसा हुआ उसमें वैसा हुआ,
वो समय क्या हालात थे, उनको सूट करते थे, सरकार ने कर दिया। इस समय क्या हालात है, वो सरकार कर रही है, अपना हिसाब से चल रही है, देश चल रहा है। मुद्दे नहीं है क्या कांग्रेस के पास? है जी, मुद्दे नहीं कांग्रेस के पास क्या? मुद्दे तो किसी के पास भी नहीं है, मुद्दे किसी के पास भी नहीं है, मुद्दे तो बन गए, मुद्दे की तो नींव डाली हमने ये देखा है कि जिसकी नींव हमने डाली थी, मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा, वो ही नींव जो है पुख्ता होकर अब चल रही है। जो सार्वजनिक स्थान के बिकने का जो चलन, बिकने की जो आवाज, बेचने का शुरुआत जिन्होंने किया, आज वो रो रहे हैं कि सरकार। कांग्रेस के पास दिल्ली में कोई प्रत्याशी दूसरा नहीं था कन्हैया कुमार के अलावा? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, बाहर के हैं, यहाँ तो सब लोकल बेकार है। वामपंथी विचारधारा घुस गई कांग्रेस में क्या? वामपंथी विचारधारा इस देश में आई नहीं है। इस देश में जब वामपंथी विचारधारा आ जाएगी तो लोगों को रोटी मिलने लगेगी ठीक से, लोगों की रोटी पे दाल ऐड हो जाएगी। अभी कॉमरेडी विचारधारा कोई लाई नहीं गई, यहाँ तो पूंजीवाद की विचारधारा शुरू से, पार्टी चाहे कोई भी हो, यहाँ नहीं आएगी वो विचार। घुलमुल है, घुलमुल है, है ही नहीं, बात ही नहीं करते उस विचारधारा की जो आपने छेड़ी है। यहाँ सिर्फ बात, लेकिन वो विचारधारा जहाँ रही है, आप पश्चिम बंगाल को देख लो, एक छत्र राजा वामपंथ का, वहाँ पर क्या विकास हुआ वहाँ का? हम अपनी विकास की बात करें, हम 1973 में 69 में एम्प्लॉय यूनियन के असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे और इंस्पेक्टर देहरादून में, हमें अनुभव है, हमने डंडे खाए हैं, हमने सरकार को मजबूर किया है, मई दिवस की छुट्टी मनवाई है, मांगी है, तब जाके ये चालान हुआ है, नहीं तो कोई कांग्रेस कोई पार्टी अपने समय में कम नहीं रही। अब तो एक तरह से उच्छेद भी हो गया वामपंथ का देश में, केरला में सिमट गया वामपंथ। सिमट जाए, पर लोगों को भूखा थोड़ा ही मारने के लिए कह दिया वामपंथ ने कि हम तो बैठ गए, तुम भूखा मारो, अब भूखे पे भी लठ बजाओ। चलो ये भी यहाँ भी चैन नहीं है, रोटी नहीं मिल रही बेचारा। क्यों सिमट गया वामपंथ, क्यों सिमट गया केरला तक? है जी, वामपंथ क्यों सिमट गया केरला तक? वामपंथ तो सिमट गया या नहीं सिमट गया, ये तो वक्त की मार है, ये तो वक्त की विचारधारा। कहते हैं आयातित विचारधारा है वामपंथ विचारधारा, चाइना से, रसिया से, फलाना से, यहाँ से ले लिया गया, आयातित है, देश की मौलिकता के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। हमारी मौलिकता है कहाँ? एक उदाहरण दो, अपनी मौलिकता को सिद्ध कीजिए आप। मैं आपसे ही प्रश्न कहता हूँ, हम अपनी मौलिकता चिल्लाते रहते हैं और अपने संस्कारों को रोकते रहते हैं, एक भी संस्कार हमारा यहाँ मौजूद कहाँ है? हमने क्या उदाहरण किया है संसार में, विश्व में कौन सा ऐसा रिकॉर्ड बनाया है हिंदुस्तान ने या भारत? देश की मौलिकता कभी रही है देश में, आदमी जैसे हमारी संस्कृति उसके अनुसार मौलिकता हमारी सब आयातित रहा, सब कुछ अपना कुछ है हमारे देश में? कुछ भी नहीं अपना हमारा देश में कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको और 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सबका ही तोड़। बोलिए। ये सबको कोई कुर्सी मिल गई है, अब उसी के बारे में सुन लीजिए। तो पहुंचे एक दुकान पर पहलवान महमूद, अरे खोल रहा था थकाथक भरा कढ़ाई दूध, भरा कढ़ाई दूध नहीं अंटी में पैसे, अरे सोच रहे थे दूध पिए तो पिए कैसे, सर पर फेरा हाथ, याद आ गया हथकंडा, अरे बोले 2.5 किलो दूध कर दीजिए ठंडा, चढ़ा गए सब गटागट और मारी एक डकार, फिर हलवाई से कहा रे बेवकूफ है तू यार, बेवकूफ है तू यार, ने कोई तुझे सदी का, अरे बिनती नहीं का दूध दे दिया हमको ही फीका। पहलवान डर गया, मारेगा, हलवाई डर गया, मारेगा पहलवान। कहने लगा कि पहलवान जी गलती मेरी, इसे भाड़ में डालो, अरे ऊपर से चाहे जितनी उतनी चीनी खा लो। पहलवान के सामने रख दी चीनी भरकर प्लेट और फांक गए महमूद, रियर गए सड़क पर लेट। ये जो तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है, जो तानाशाही की बात की जा रही है, तो बीजेपी चली जाती है इंदिरा गांधी पे। देखिए ऐसा है, तानाशाही इंदिरा गांधी में नहीं थी। इंदिरा रातों रात इमरजेंसी लगा देना, रातों रात इमरजेंसी, रातों रात नोटबंदी, मोदी क्यों लगी थी उसमें कारण देखने, तो ये भी कहते हैं कि हम नोटबंदी का कोई कारण है। देश का पैसा है, देश का खून पन्ना पानी का पैसा, राजा लोग पानी की तरह से बहा रहे थे अपने ऐशो आराम में। इंदिरा ने उन पर प्री पर्च लागू किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसका विरोध किया इन्होंने, तो इनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। उसने देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया,
देश की जनता के हित में काम किया। सुप्रीम कोर्ट के जज को सुपरसीड करके दूसरे को जज बना दिया उन्होंने अपने मनमानी। आज ऐसा हो रहा है क्या? इंदिरा जी ने जो कुछ भी किया, आज ऐसा हो रहा है क्या? अरे आज उससे ज्यादा हो रहा है। पहले इमरजेंसी ओपन में थी, अब इमरजेंसी घोषित है, अप्रोच में घोषित है। मैं आपसे यही पूछता हूँ कि जीएसटी रातों रात नोटबंदी की गई, बिना पूछे ही सबकी जेब में जीएसटी लगा दी गई। केजरीवाल को जमानत दे दिया जज ने, केस देखा नहीं, केस देखूंगा नहीं, मैं अपने में से दे दूंगा, जमानत दे दिया, आप उनको हटाया गया क्या? तानाशाही की बात कर रहे हैं, मैं तानाशाही को स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं तो कर रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट को। हाँ। केजरीवाल तो चुना हुआ मेंबर है, आम पब्लिक का मेंबर चुना हुआ प्रतिनिधि है और चीफ मिनिस्टर है। उसको बगैर किसी दोस्त कानून, किसी केवल आरोपों के आधार पर जेल में नहीं, डाल देना जज ने जो दिया, जज ने जो फैसला दिया, वो केस नहीं देखा उनका, मैं केस देखूंगा ही नहीं, मैं इनको अंतिम जमानत दे रहा हूँ। केस की मेरिट पे क्यों नहीं बात हुई? मैं आपकी बात तो नहीं चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ। केजरीवाल का जो आरोप लगा है, जो एविडेंस है, उसको नहीं देखा जज ने, कहा हम इस पर देखेंगे नहीं जज, ये जो क्या है इसको बाद में देखेंगे, हम जमानत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातचीत करना ये हम लोगों की सीमा से बाहर, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जब कोई आरोप नहीं है तो इसको चुनाव, और उन्होंने कहा हमारे अधिकार में है अंतरिम जमानत देना, अधिकार में है। उन्होंने अंतरिम जमानत दे दी, उन्होंने और उसकी तारीख दे दी। उन्होंने ये कहा कि इस बीच में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ हो। तो ये जज ने जो कुछ भी किया अपनी कानून, तो आज तो न्यायालय स्वतंत्र है ना, न्यायालय तो स्वतंत्र है ना। इंदिरा के जमाने स्वतंत्र नहीं था न्यायालय, आज न्यायालय स्वतंत्र है ना, इंदिरा के जमाने स्वतंत्र नहीं था। नहीं, उस समय भी न्याय था, क्यों नहीं था? कैसे था? सुपरसीड करके आपने दूसरे जज बना दिया, आपने क्या कर दिया? निचले स्तर के जज को, नीचे दूसरे तीसरे नंबर जज को सुपरसीड करके आपने नंबर 1 पे लेते आए, क्योंकि वो जज आपके विरोध में था। मेरी बात सुनिए, इंदिरा जी ने जो काम किया वो आज तक जब तक साल में नहीं कर पाए। इंदिरा जी जानते क्या किया? भारत की ऊपर ही हमारी आकाशीय सीमा असुरक्षित थी, हमारा देश असुरक्षित था। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाकर हमारे देश को सुरक्षित कर दिया। यही तो ये बहुत बड़ा काम किया उसने। और दूसरी बात, हमारे स्वर्ण मंदिर की पवित्रता खालिस्तानियों ने गंदी कर रखी थी। खालिस्तानियों से स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा करके खालिस्तानियों का सफाया कर दिया। तो बिल्कुल नो डाउट, इंदिरा ने बहुत अच्छा काम किया। इंदिरा में कोई बहुत आयरन लेडी थी। और 1 मिनट और सुनिए, 10 साल हो गए इनके आने से, ना तो पीओके ये ले पाए और ना ही सुरक्षा काउंसिल में स्थायी सदस्यता ले पाए। जो देश हित में काम होना था वो नहीं किया इन्होंने। आम पब्लिक को परेशान करने के लिए आम पब्लिक को दुखी कर दिया इन्होंने। बीजेपी कहती है, जब आप कहते हैं कि इंदिरा ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, तो बीजेपी कहती है कि आपने तो देश के 3 टुकड़े कर दिए, आपने तो देश के 3 टुकड़े किए। नहीं, कांग्रेस ने देश के टुकड़े। हाँ। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं। ये जो देश के टुकड़े हुए ये कांग्रेस ने नहीं किए, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले, उन्होंने किया। आजादी मिलने वाली थी, उसके पहले देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का नारा किसने दिया था? कौन किया? वो आरएसएस ने दिया, हिंदू महासभा ने दिया था। आरएसएस तो उसमें 25 संख्या नहीं थी, वो कैसे कर सकते थे? आप समझे, उस समय आरएसएस थी, 1925 में आरएसएस आई थी। आरएसएस की संख्या, आरएसएस ने हिंदू महासभा ने फंस जाते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं कि ठीक है, एक नैरेटिव उस जमाने में एक नैरेटिव था कि भाई वाकई में इंदिरा ने देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो नैरेटिव ये चल रहा है कि आपने देश के 3 टुकड़े किए, 2 टुकड़े के बाद कहां से कर रहे हैं आप? ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि समय और हालात को देखते हुए जो सरकार काम करती है, वो सरकार ऐसा नहीं है कि हवा में ही उड़ रही है, उसमें कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं, उनको लेके चलती है, पॉलिसी बनाती है। जब महात्मा गांधी ने नेहरू से कहा कि भाई जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनने दो, 5 साल बाद चुनाव होगा, बदल जाएगा, इन्होंने कहा ना हमारे पास की बात नहीं है। बिपिन चंद्रा उनके बगल में बैठे थे महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी ने बिपिन चंद्रा से कहा कि ये जितने नेहरू और पटेल जितने हैं, ये सत्ता को नजदीक देकर के हमको भूल गए, हमारे पास आई नहीं 5 दिन से। ये एक्चुअली क्या है, देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ कि इतिहास की जानकारी हमें इतनी है नहीं। यदि हम इस बात को वैसे ही बोल दें, कुछ बिपिन चंद्रा वामपंथी थे, बिपिन चंद्र जो थे वामपंथी लेखक थे, स्वतंत्रता आंदोलन की किताब लिखी, महात्मा गांधी के पास गए, कहे कि जो बंटवारा हो रहा है, हम कहें कि दे दो जिन्ना को, तो 5 दिन से नेहरू आई नहीं रहा हमारे पास।
हमारे पास इतनी जानकारी है ही नहीं। रोते हुए बोला स्टडी उन्होंने, नहीं महात्मा गांधी बिलख रहे थे, रो रहे थे, कहा कि हमारे पे नेहरू आएंगे 5 दिन से। हमें तो यही पता नहीं कि महात्मा गांधी जी वास्तव में रोए थे। देश को पढ़ाया नहीं गया क्या? नहीं, बिपिन चंद्रा अगर उस समय थे, एक वामपंथी लेखक हैं, उन्होंने कहा कि नेहरू हमारे पास, महात्मा गांधी हमारे पास आए, रोते हुए कहा कि 5 दिन से हमारे पास कोई नेता नहीं आ रहा है, सत्ता को नजदीक देख करके हमारे नेता हमसे विमुख हो गए हैं। देखिए मैं तो यही कहूँगा आपको, हिंदू कहते हैं मंदिर जा, मुसलमान कहते हैं मस्जिद जा, ईसाई कहते हैं गिरजा घर जा, और मैं कहता हूँ अरे इधर गिर जा या उधर गिर जा, लेकिन नियत को अपने को सही रख। जैसे आरोप लगाते हैं आपकी हिंदू ने बांट दिया, आज संघ ने बांट दिया देश को, महात्मा गांधी कहते हैं, बिपिन चंद्रा कहते हैं, जो बिपिन चंद्रा समझ सुन रहे हैं ना मेरी बात को, बिपिन चंद्रा हाँ, जो लेखक थे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के, किताब लिखी उन्होंने, महात्मा गांधी के जमाने में थे, वामपंथी लेखक थे। उन्होंने कहा जब डिवाइडेशन का समय आया, मैंने कहा नेहरू से कि तुम जिन्ना को पीएम बनने दो, अगला चुनाव होगा 5 साल बाद, जिन्ना हट जाएंगे। नेहरू क्या किया, हमारे पास सजबे नहीं किया, 5 दिन तक नहीं आया हमारे पास। देखिए, पार्टीशन के मामले में हमने आपसे पहले कहा है कि हिंदू मुस्लिम का नारा देश के बंटवारे किया, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं है ना। जो गांधी के और नेहरू के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो द्वेषपूर्ण है, नफरतपूर्ण है। देश के अंदर नफरत फैलाने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। उन्होंने देश का बंटवारा पहले भी किया, आज भी हिंदू मुस्लिम का नारा चल रहा है। मेरी सोचता ये देश को क्या करने, कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं ये कहता, देश कहती है 2 विचारधारा, एक विचारधारा कहती है हमारी संस्कृति, हमारी मौलिकता, परस्पर प्यार, भाईचारा और परस्पर प्यार, भाईचारा और सहयोग, सद्भावना और बहुत लंबा। दूसरी बात, और दूसरे लोग कहते नफरत फैला रहे हैं, इंसान में, भाई भाई में, समाज में नफरत फैलाई जा रही है। तो जो नफरत फैलाई जा रही है वो देशद्रोही है। देशवासियों के बीच में नफरत फैलाने वाले देशद्रोही है, और प्यार का संदेश देने वाले, भाईचारा का संदेश देने वाले वो देश प्रेमी है, देश असली देशभक्त है। आज तो भाईचारा की परिभाषा अलग हो गई, भाई और है, चारा कोई और है। देखिए, मैं 2 लाइन इसमें वैसे ही बोल रहा हूँ आपको कि पूजनीय लेखनी, साहित्यकार, कलम जो है वो बहुत जोरदार चीज है, जैसे धारदार है। पूजनीय लेखनी, यदि तू भी समर्पित हो गई धर्म विशेष को, जाति विशेष को, वर्ण विशेष को, व्यक्ति विशेष को, तो फिर कौन संभालेगा इतने बड़े देश को। कुछ ईमानदारी लाइए, लेखनी में सत्यता लाइए, देश अपने आप संभलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा।